हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अल्पाइन क्लासेस में। मैं देवाशीष सर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आज आप लोगों से बात करने वाले हैं। दोस्तों ये टॉपिक जो है बिजनेस फाइनेंस का दोस्तों आज हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि आखिरकार ये बिजनेस फाइनेंस होता क्या है। अब बात करें कि ये बीकॉम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और एमकॉम एंट्रेंस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों देखिए, एमकॉम एंट्रेंस में तो ये पूरा का पूरा 24 क्वेश्चन इससे आएगा, लेकिन अगर हम बीकॉम एंट्रेंस की बात करें तो उसमें बस इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत जान लीजिए, उतना ही काफ़ी है। हालांकि हम लोग जो बिजनेस फाइनेंस है उसको हम लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वाले उसमें भी टॉपिक में सब्जेक्ट में भी उसमें भी उसका एक टॉपिक है छोटा सा, उसमें भी हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो वो रिलेवेंट पार्ट होगा बीकॉम एंट्रेंस के लिए। ठीक है, लेकिन अगर कोई भी स्टूडेंट है बीकॉम के लिए अगर वो भी देख रहे हैं तो उनके लिए भी एकदम सही है, सफिशिएंट है ये भी। ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट को ही कवर करने वाले हैं, तो इंट्रोडक्शन तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हम लोग समझते हैं आज की आखिरकार ये बिजनेस फाइनेंस होता क्या है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि जिनको थोड़ा बिजनेस फाइनेंस पढ़ने से थोड़ा बहुत हिचकिचाते हैं कि न्यूमेरिकल है उसमें, तो बहुत से ऐसे कंसेप्ट रहते हैं, कुछ टेक्निकल कंसेप्ट की जो मतलब हम लोग समझने से कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि दूर भागते रहते हैं। तो आज आपको एकदम आसान शब्दों में समझाया जाएगा यहाँ पे, और बिल्कुल पहले हम लोग का आज इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो हम लोग बस आज यही जानते हैं कि बिजनेस फाइनेंस होता क्या है, इसमें क्या करते हैं, किस लिए ये इस सब्जेक्ट का स्कोप क्या है, क्यों पढ़ा जाता है, ये जानेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बिजनेस फाइनेंस जो है ये दो शब्दों से बना है, एक फाइनेंस और एक है इसका, देखिए यहाँ एक बिजनेस और एक फाइनेंस। अब बिजनेस फाइनेंस को भी देखिए दोस्तों दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इसमें हम लोग फाइनेंस और फाइनेंस जब पढ़ लेंगे तो अब हम लोग सीखेंगे यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यानी कि जाना क्या हम लोगों ने कि बिजनेस फाइनेंस दो शब्दों से बना है, एक बिजनेस है, दूसरा क्या है अपना फाइनेंस है। ठीक है, और इस बिजनेस फाइनेंस में हम लोग पढ़ेंगे क्या, जानेंगे क्या दोस्तों। तो देखिए जो फाइनेंस जो है बिजनेस फाइनेंस, इसको दो भागों में तोड़ा गया है कि पहले आप फाइनेंस के बारे में जानना है, फिर फाइनेंस जब जान लेंगे तो उसका मैनेजमेंट करना हम लोग को सीखना है। ठीक है ना, कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल रिसोर्सेज की प्लानिंग और कंट्रोलिंग की जाती है, दैट इज कॉल्ड द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो इसको भी हम लोग सीखेंगे। तो चलिए पहले हम लोग जानते हैं कि आखिरकार ये बिजनेस फाइनेंस क्या होता है। बिजनेस फाइनेंस देखिए क्या लिखा हुआ है, इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स। सही बात है, बिजनेस एंड फाइनेंस, जैसे कि अभी अभी हम लोगों ने बात किया भी। बिजनेस मीन्स दैट ह्यूमन एक्शन विच इज एम टूवर्ड्स द अर्निंग मनी। यानी कि बिजनेस क्या होता है, बिजनेस मतलब हम लोग जानते हैं, हम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो हम सभी जानते हैं कि बिजनेस मतलब क्या होता है। बिजनेस मतलब होता है कोई भी एक्टिविटी जो कि मनी अर्न करने के लिए, इनकम अर्न करने के लिए क्या किया जा रहा है। ठीक है ना, एनी एक्टिविटी विच इज परफॉर्म विद द मेन मोटिव ऑफ अर्निंग मनी। मतलब कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, देखिए जब भी इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात की जाती है मतलब कि उसमें हम लोग पैसे से ही रिलेटेड बात कर रहे हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो मतलब जब पैसे के लिए बात ना की जा रही हो, ऐसे एक्टिविटी जो हम लोग पैसे के लिए नहीं कर रहे हो। ठीक है ना, जैसे मंदिर जाना, मस्जिद जाना, गुरुद्वारा जाना, या घर में हेल्प करना किसी काम में। ठीक है ना, तो इस तरीके के एक्टिविटी को हम लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। तो चलिए बात यहाँ पे नॉन इकोनॉमिक की तो कोई मतलब नहीं बनती है, हम लोग को ये है जानना कि इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब बिजनेस। ठीक है, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स दी बिजनेस की हम लोग बात कर रहे हैं। इट इंक्लूड द कॉमर्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्री। सही बात है, हम लोग जानते हैं इसको भी कि हम लोग थोड़ा बहुत तो इसको आप लोग जानते ही हैं कि बिजनेस जो है इसमें भी दो चीज़ होते हैं जो हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ते हैं कि इंडस्ट्री और कॉमर्स से मिलकर बना है अपना बिजनेस। जैसे कंस्ट्रक्शन, सर्विस, जेनेटिक, ये सब के सब दोस्तों देखिए क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि बिजनेस के ही परव्यू में आता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टर्म है फाइनेंस। ठीक है ना, बिजनेस फाइनेंस में बिजनेस हम लोगों ने जान लिया कि कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी जो कि परफॉर्म किया जा रहा है विद द मेन इंटेंशन ऑफ अर्निंग मनी, जिसको पैसे के लिए या पैसे कमाने के लिए परफॉर्म किया जा रहा है। अब अगला जो पॉइंट है हमारा फाइनेंस है। फाइनेंस मीन्स करेंसी एंड इट्स स्टडी एज हाउ टू
family, businessmen, government and financial institution manage and control their currency. So बिजनेस फाइनेंस मतलब क्या होता है ये बताया जा रहा है। तो पहले तो ये समझे कि फाइनेंस मतलब क्या जाना हम लोगों ने। देखिए फाइनेंस का मतलब पैसा, सीधी सी बात है। फाइनेंस मींस द करेंसी, और उसके बारे में स्टडी करना। अब देखिए पैसा जो है वो सबको जरूरत पड़ती है, चाहे वो फैमिली हो, ठीक है ना, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, या कोई भी ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो जैसे बैंक वगैरह की हम लोग बात कर ले। तो हर एक जगह पे डिफरेंट मोटिव से हम लोग पैसे को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। आप स्टूडेंट हैं, हम स्टूडेंट हैं, तो हम लोग भी पैसे का इस्तेमाल करते हैं। फैमिली में इस्तेमाल हो रहा है, बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा है, मतलब हर जगह हर कदम पे पैसे का इस्तेमाल होता है। लेकिन वो हर जगह पे इस्तेमाल करने का मोटिव जो होता है वो दोस्तों क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। तो हम लोग हर एक सेक्टर के मोटिव को यहाँ पे तो नहीं पढ़ेंगे। हम लोग किसको पढ़ेंगे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ बिजनेसमैन जो अपने बिजनेस में पैसे का इस्तेमाल करता है, वो कैसे करता है, वो किस तरीके से करता है, कैसे प्लानिंग करता है, उसको हम लोग को जानना और सीखना है यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे अब आगे देखिए दिया हुआ है कि बिजनेस फाइनेंस मीन्स प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड for the need of the organization from varied sources। बिजनेस फाइनेंस का मतलब यही होता है कि हम लोग फंड का प्रोक्योरमेंट करें, मतलब फंड को कौन कौन से सोर्स से हम लोग फंड को रेज करें और उसको कहां कहां हम लोग को एलोकेट करना है, ठीक है ना। तो यही बात यहां पे बताया गया कि बिजनेस फाइनेंस मींस द प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड फॉर द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जब जहां जिस एरिया में फंड की जरूरत है ऑर्गेनाइजेशन में, उसके लिए फंड को कौन से सोर्स से, कौन से साधन से हम लोग लाए, तो वही हम लोगों को बताया जा रहा है बिजनेस फाइनेंस में। इसी की स्टडी हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। फॉर द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम वेराइड सोर्सेज, ऑब्वियस बात है कि देयर आर वेराइड सोर्सेज फ्रॉम वेयर वी कैन रेज फंड फॉर आवर बिजनेस। दे आर द ओनर्स फंड होते हैं, बोरोड फंड होते हैं, उसी में फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म होते हैं, शॉर्ट टर्म होते हैं, कि नहीं। शॉर्ट टर्म को जिसको कि हम लोग वर्किंग कैपिटल के नाम से भी जानते हैं, जो डे टू डे एक्टिविटी, बिजनेस में डे टू डे एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए हम लोग फंड को रेज करते हैं। आइए अब आगे बात करते हैं। एट ए फेयर एंड रीजनेबल टर्म। दोस्तों इंपॉर्टेंट बात है, ऐसा नहीं कि बस तुरंत हमको पैसे का जरूरत पड़ा, बिना सोचे समझे जहां से मिल रहा है भैया ले लो, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता, देखिए कोई भी चीज दोस्तों अगर अनसिस्टमेटिक वे में करना हो ना, तो उसके लिए कोई प्लानिंग ही नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है ना, कि जब जो मन किया तुरंत कर लो ना। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद का रिजल्ट क्या होगा वो सोच रहे, उसके पहले अगर वो एक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं तो उस समय क्या होगा या क्या हो रहा है उसको हम ध्यान में अगर नहीं दे रहे, तो यानी कि आप अनसिस्टमेटिक, अनसाइंटिफिक वे में किसी काम को परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना, ऐसा तो नहीं चलेगा किसी ऑर्गेनाइजेशन में कि हम अगर अनसिस्टमेटिक वे से कोई काम परफॉर्म कर रहे हैं। तो यही कहा गया कि एट वेराइड सोर्सेज से आप रेस तो करो, लेकिन एट ए फेयर एंड रीजनेबल टर्म। भैया टर्म्स एंड कंडीशन ऐसा हो जो कि फेयर वे में हो। ऐसा ना हो कि कहीं पे लिखा हो कि आप सपोज फॉर एग्जांपल आप 50 लाख का लोन ले रहे हो और वहां पे लिख दिया कि अगर आप 1 साल में नहीं लौटा है तो मतलब कि आपका बिजनेस क्या कर लिया जाएगा, ले लिया जाएगा, मतलब कि जब्त कर लिया जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे अगर टर्म्स कंडीशन लिख दिया कि मतलब कि इस या कोई और ऐसा टर्म्स कंडीशन जो कि मतलब मान लीजिए कि बियॉन्ड मेरे कंट्रोल में हो, ठीक है ना, या ऐसा कोई टर्म्स कंडीशन जो कि अनफेयर टर्म्स में हो, अनफेयर वे में हो। एंड द डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड सो कलेक्टेड सो एज टू फुलफिल द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। कह रहा है कि फंड जो हम लोगों ने रेस कर लिया, अब उसको सही तरीके से और सही जगह पे डिप्लॉय करो। डिप्लॉय का मतलब होता है दोस्तों एलोकेशन, डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है उसको सही जगह पे एलोकेट करना। लिख देते देखिए आप लोगों के लिए मीनिंग, और कॉपी नोट्स अपना कॉपी पेन लेके बैठिए अच्छे से और नोट्स अपना प्रिपेयर जरूर करते रहिए। इसका मतलब क्या होता है, एलोकेशन, एलोकेशन करना फंड का दोस्तों। जो कि कलेक्ट किया हम लोगों ने, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशनल का ऑब्जेक्टिव, भैया जिस उद्देश्य के लिए आपने फंड का कलेक्शन किया है उसको उसी सही जगह पे लगाओ, ताकि जो भी मेरा जिस उद्देश्य से मैंने रेस किया है उस फंड को, जो भी ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव मेरा सही तरीके से फुलफिल हो, ठीक है। अब आइए आगे बढ़े।
अच्छा, जो भी हम अगर कोई की पॉइंट या कोई भी कुछ हाईलाइट कर रहे हो तो आप लोग वीडियो पॉज करते ना करके वहीं पे उस पॉइंट को हाईलाइट आप लोग भी कर लीजिए। नोट्स तो बनाते रहिए, साथ ही साथ हाईलाइट भी करते रहिए, ठीक है ना, क्योंकि जैसे ही हम स्लाइड आगे बढ़ाएंगे तो हो सकता है कि वो स्लाइड मतलब जो मार्क किया मैंने वो चला जाएगा, ठीक है। अब आइए दोस्तों, आगे क्या दिया हुआ है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या तीनों चीजें पढ़ने हैं हम लोगों को, जानने क्या है, ठीक है। अच्छा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ना क्या है सर, वो तो जान लिया, बिजनेस जान लिया हम लोगों ने, क्या क्या जाना हम लोगों ने, बिजनेस जाना, क्या जाना, दूसरा क्या जाना हम लोगों ने, फाइनेंस जाना। बिजनेस मीन्स एनी इकोनॉमिक एनी एक्टिविटी विच इज परफॉर्म विद द मेन एम ऑफ अर्निंग मनी, दैट इज कॉल्ड द इकोनॉमिक एक्टिविटी। उसी तरीके से हम लोगों ने फाइनेंस को जाना कि फाइनेंस मतलब कि जो भी हम लोगों के करेंसीज है, जो भी मनी है, उसको उसकी स्टडी करना। अब उसकी स्टडी करना मतलब कि उसको कैसे हम लोग स्टडी करना मतलब कि सही ढंग से उसको एलोकेट करना, इसके बारे में जानना, ठीक है। तो ये हम लोगों ने अभी तक जाना कि बिजनेस क्या होता है, फाइनेंस क्या होता है। अब जो दोस्तों हमारा मेन कंसर्न है, जो पहला टॉपिक है आप लोगों के एमकॉम एंट्रेंस का, उसमें बताया गया है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट को भी हम लोगों को जानना है। तो अब दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। तो दोस्तों फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब ये होता है, आप लोग समझ लीजिएगा कि बिजनेस मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी, फाइनेंस मतलब मनी। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब क्या होता है, तो निकल के आ रहा है यहां से, निकल के आ रहा है जो यहां से अगर बात किया जाए कि निकल के जो पॉइंट आ रहा है यहां से कि प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ फर्म्स फाइनेंशियल रिसोर्सेस, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ फर्म्स फाइनेंशियल रिसोर्सेस। देखिए एकदम आसान से शब्दों में आप सभी के सामने मीनिंग है, ठीक है ना, एकदम आसान से शब्दों में आप सभी के सामने मीनिंग है कि द प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ द फर्म्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज, दैट इज कॉल्ड द मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। भाई हम सभी जानते हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है, व्हाट इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, इट इज द प्लानिंग। तो यही काम यहाँ पे भी हम लोग मैनेजमेंट तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन मैनेजमेंट किसका करना है, मैनेजमेंट हमको फाइनेंस का करना है, मतलब फाइनेंशियल रिसोर्सेज की प्लानिंग करना, उसको कंट्रोल करना कि जहाँ के लिए जिस पर्पस के लिए हम लोगों ने फंड को रेज किया है, उठाया है कहीं से, लिया है कहीं से, तो उसको सही जगह पे क्या करना, एलोकेट करना, डिप्लॉय करना। तो प्लानिंग कहाँ से लेना है, फंड को रेज करना है और उसको सही तरीके से सही जगह पे लगाना, दैट इज द कंट्रोलिंग। और यही तो काम है मैनेजमेंट का, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग करना, ठीक है। तो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग किसका करना है, फाइनेंस का करना है, जो भी बिजनेस का फाइनेंस है। तो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ फर्म्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज, इट इज कॉल्ड द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। ये एकदम आसान से शब्दों में आप सभी के सामने मीनिंग है। तो ऐसा कोई भी एक स्टूडेंट हो जो कि अब तक नहीं जान रहे थे या जान रहे थे तो पूरा मतलब कि बहुत बड़ा कोई डेफिनेशन आपको याद हो, कुछ भी हो, लेकिन आज के बाद हम लोग फाइनेंस को जानेंगे एकदम आसान से शब्दों में, ताकि कंसेप्ट ऐसा बिल्ड रहे कि वो आपको लाइफ टाइम काम आए, ठीक है ना। एंट्रेंस क्या है दोस्तों, एंट्रेंस तो मतलब कि एक स्टेज है जिसको आपको पार करना है। अब ऐसा तो नहीं कि आप तुरंत एंट्रेंस को पार कर जाएंगे, क्रॉस कर लिए, स्टेज क्रॉस कर लिए, क्रैक कर गया एंट्रेंस, भैया चलो सब भूल जाओ, ठीक है ना, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। तो यानी कि कंसेप्ट एकदम ऐसे आप लोग भी अगर किसी बुक का स्टडी कर रहे हो, कहीं से कोई नोट्स अपना बनाए हो, इसकी स्टडी कर रहे हो, तो स्टडी ऐसे करो कि वो मुझे लाइफ टाइम याद रहे, ठीक है ना। अब दोस्तों हम लोग को फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ना क्या है, इसके अंदर क्या पढ़ना है, क्या जानना है, ठीक है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए क्वेश्चन इसमें से भी आता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन इज इंक्लूडेड या नॉट इंक्लूडेड। अभी का ट्रेंड बहुत बना हुआ है कि नॉट वाला क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज इंक्लूडेड, तो हम लोग ये जान ले कि कौन कौन सा फंक्शन इंक्लूड होता है कि नहीं। तो हम लोग फिर समझ जाएंगे कि इसके अलावा अगर कोई भी फंक्शन पूछ लिया या कोई भी डिसीजन हमसे पूछ लिया तो दैट इज नॉट कम अंडर द परव्यू ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दोस्तों इसमें 3 तरीके के डिसीजंस बताए गए हैं, फाइनेंशियल डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन,
फाइनेंशियल डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और दोस्तों दूसरा क्या है, डिविडेंड डिसीजन। तीसरा, पहला फाइनेंशियल, दूसरा इन्वेस्टमेंट एंड थर्ड वन इज योर डिविडेंड डिसीजन, ठीक है ना, डिविडेंड डिसीजन। अब क्या क्या करते हैं इसको देखिए, उसके आगे भी कुछ चीजें लिखे हैं, लेकिन कुछ और भी बातों को आप लोगों को बता दे, कुछ और भी बातों को आप लोगों को बता दे कि इन तीनों में आते क्या क्या है, क्या करते हैं इनमें हम लोग। देखिए सबसे पहला है फाइनेंशियल डिसीजन। तो दोस्तों फाइनेंशियल डिसीजन में क्या करेंगे, फाइनेंशियल डिसीजन में हम लोग क्या करेंगे कि फाइनेंस का डिसीजन लेना मतलब कि सोर्स के बारे में हम लोग पता करेंगे कि कौन से सोर्स से फंड को एक्वायर करें। यानी कि यहां पे जो डिसीजन लिया जाता है दोस्तों, अगर हम बात करें तो एक्विजिशन ऑफ फंड, क्या, एक्विजिशन ऑफ फंड मतलब फंड को कौन से सोर्स से एक्वायर किया जाए, एक्विजिशन ऑफ फंड, कौन से सोर्स से फंड को एक्वायर किया जाए। सर जी एक्वायर तो कर लिया, ठीक है ना, सोर्स से रेस तो कर लिया, आगे देखिए सोर्स लिखा भी है, अभी उसमें बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना। अभी बस समझिए कि कैसा डिसीजन लिया जाता है। तो फाइनेंशियल डिसीजन में फंड को कहां से एक्वायर करना है उसके बारे में बात किया जाता है। फंड तो आ गया मेरे पास, फंड तो आ गया मेरे पास, अब दूसरा डिसीजन लेना है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब कि हम अपने फंड को कहां पे डिप्लॉय करेंगे, यानी कि हम अपने फंड को कहां लगाएंगे, दैट इज कॉल्ड द एलोकेशन ऑफ फंड, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड द एलोकेशन ऑफ फंड, कि आप अपने पैसे को कहां लगाएंगे, कहां एलोकेट करेंगे। पैसा रेस कहां से करना है, फाइनेंशियल डिसीजन, पैसे लगाने कहां पे है, दैट इज कॉल्ड द इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और एट लास्ट डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन का मतलब होता है दोस्तों, डिविडेंड डिसीजन का मतलब होता है चलिए फिर से एक बार बता देते हैं। यहाँ पे फाइनेंशियल डिसीजन मतलब एक्विजिशन हो गया, साथ साथ लिखते रहिए आप सभी, एक्विजिशन ऑफ फंड, फंड रेस कहां से करना है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एलोकेशन ऑफ फंड, एलोकेशन ऑफ फंड। और डिविडेंड डिसीजन मतलब होता है दोस्तों एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। आप सभी को पता है कि डिविडेंड जो होता है दोस्तों वो कहां से दिया जाता है, वो दिया जाता है प्रॉफिट में से। तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, कि हम अपने प्रॉफिट को कैसे, एप्रोप्रिएशन का मतलब भी होता है दोस्तों एलोकेशन, ठीक है ना। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब देखिए दोस्तों, एप्रोप्रिएशन जो वर्ड है वो मेनली प्रॉफिट के साथ ही लगता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना क्लास 12th में पार्टनरशिप में पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कि प्रॉफिट को कौन कौन से हेड में, कौन कौन से जगह पे हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है, एलोकेट करना है। तो जब भी एप्रोप्रिएशन की बात करें हम लोग, यानी कि वहां पे भी हम लोग प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, तो ये चीज हम लोग को जानना है। अच्छा, एप्रोप्रिएशन में भी और बातें आते हैं दोस्तों, तो उसको बाद में बताते हैं। फिलहाल इतने चीजों को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से वीडियो पॉज करके, क्योंकि जैसे ही हम वीडियो को स्लाइड को आगे बढ़ाएंगे तो वो तुरंत क्या हो जाएगा, तुरंत रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो पॉज करके पॉइंट्स को लिख लीजिए जो जो मैंने हाईलाइट किए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब फाइनेंशियल डिसीजन में भी मैंने कहा कि एक्विजिशन, फंड कहां से एक्वायर करना है। तो एक्वायर करने के लिए हमारे पास दो सोर्स है, एक होता है बोरोड फंड, एक होता है बोरोड फंड उधार लेना, डेप्ट मींस उधार, ठीक है ना। ओन्ड फंड मींस योर इक्विटी, ठीक है ना। तो अच्छा, तो दो तरीके की यहां पे हम लोगों को क्या है, सोर्स बताई गई है, बोरोड फंड, एक होता है ओन्ड फंड। अब उसके बाद यहाँ पे तो इन सोर्सेस से दोस्तों, इन सोर्सेस से हम लोग फंड को क्या कर लेंगे, रेस कर लेंगे। अब उसके बाद इन्वेस्टमेंट डिसीजन ने बताया कि पैसे लगाओगे कहाँ पे, तो यूज ऑफ फंड में बताया गया कि शॉर्ट टर्म हम अपने पैसे को लगा सकते हैं, शॉर्ट टर्म में भी, और हम अपने पैसे को लॉन्ग टर्म में भी लगा सकते हैं। सर ये जो शॉर्ट टर्म है इसको क्या कहते हैं, इसको कुछ और नाम से भी कहते हैं क्या, तो बिल्कुल हाँ, इसको हम लोग दोस्तों कहते हैं वर्किंग कैपिटल। तो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट,
या नॉर्मली मैनेजमेंट वर्ड ना जोड़े यहाँ पे। तो वर्किंग कैपिटल, यहाँ पे शॉर्ट टर्म में कितना पैसा लगाना है, कौन से शॉर्ट टर्म एसेट्स में पैसे लगाने हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं वर्किंग कैपिटल डिसीजन, ठीक है ना, वर्किंग कैपिटल डिसीजन। और सर ये जो लॉन्ग टर्म है, क्या इसको भी कुछ कहा जाता है, इसका भी डिसीजन कहीं और लिया जाता है? बिल्कुल हाँ, इसको दोस्तों हम लोग कहते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन। क्या कहते हैं हम लोग दोस्तों इसको? कैपिटल बजटिंग डिसीजन, कैपिटल बजटिंग डिसीजन ये कहा जाता है, ठीक है। तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन बहुत ही क्रूशियल डिसीजन होता है, बहुत ही सेंसिटिव डिसीजन हम लोग कह सकते हैं दोस्तों होता है, कि एक बार जो डिसीजन ले लिया कैपिटल बजटिंग, क्योंकि यहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड का इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है, ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड का इन्वेस्टमेंट होता है, तो एक बार पैसा लगा दिया तो वो इरिवर्सिबल हो जाता है, ठीक है ना। तो उसका अब सोच समझ के इसीलिए लगा जाता है क्योंकि इरिवर्सिबल होता है, वो पैसा फिर वापस नहीं घूम के आएगा आपके पास, कि आप चाहो कि नहीं इस जो मैंने लॉन्ग टर्म पे पैसा लगाया तो इसको टर्मिनेट कर दिया जाए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, या पैसा ये जनरेट नहीं कर रहा है, प्रॉफिट नहीं अर्न कर रहा है, ठीक है ना, जिस भी लॉन्ग टर्म वे में, लॉन्ग टर्म सोर्स में हम लोगों ने पैसा लगाया है, ठीक है ना, तो वहाँ पे मुझे प्रॉफिट गेन नहीं हो रहा है, प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रहा है, तो इट इज इरिवर्सिबल। जो पैसा लगा दिया अगर गलत जगह पे लगाया तो आपका पैसा जाने वाला है, डूबने वाला है, इवन कि आपका बिजनेस का जो एग्जिस्टेंस है वो भी डेंजर में आने वाला है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि लॉन्ग टर्म जो फाइनेंशियल डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, इसको सोच समझ के किया जाता है, इसीलिए इसको क्रूशियल डिसीजन कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो आई थिंक कि आप सभी को समझ में तो आ ही गया होगा। और डिविडेंड डिसीजन के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। तो डिविडेंड डिसीजन में देखिए, एक होता है दोस्तों, अगर थोड़ा बहुत बात करें कि एक यहाँ पे ना दो बात करेंगे हम, एक होता है ग्रोथ फर्म के बारे में, और एक हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कोई ऐसा फर्म जो कि ग्रोथ, एक दूसरा होता है मैच्योर्ड फर्म, ठीक है ना। तो इसको चलिए ऐसे ही बात कर लेते हैं, इसको हम लोग ऐसे ही बात कर लेते हैं। ग्रोथ फर्म, ठीक है ना। ग्रोथ फर्म क्या होगा? ऐसा फर्म जिसके सामने बहुत सारे ग्रोथ होने के लिए अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। तो दोस्तों ग्रोथ फर्म का जो पे आउट होता है, पे आउट रेशियो एक होता है, पे आउट रेशियो शायद सुना होगा आप लोगों ने अपने बीकॉम वगैरह में, ठीक है ना। जो भी बीकॉम के स्टूडेंट है, विद्यार्थी है जो कि देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आप लोगों ने सुना जरूर होगा कि पे आउट रेशियो। तो पे आउट मतलब होता क्या है सर जी? ये पे आउट मतलब क्या होता है? पे आउट मतलब होता है कि आप अपने प्रॉफिट में से कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड द पे आउट, ठीक है ना। और जिस प्रपोर्शन में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रॉफिट में से डिविडेंड को, उसी को हम लोग कहेंगे पे आउट रेशियो, ठीक है। तो पे आउट मतलब हम अपने डिविडेंड प्रॉफिट में से कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अच्छा, जो ग्रोथ फर्म होगा ना, उसका पे आउट रेशियो हमेशा कम होगा, किसके कंपैरिजन में सर जी? हमेशा कम होगा मैच्योर्ड फर्म के कंपैरिजन में, क्योंकि जो फर्म मैच्योर्ड है, ठीक है ना, जिसके सामने मान लीजिए कि मैच्योर्ड फर्म या ऐसे फर्म आप लोग कह सकते हैं जिसके सामने बहुत ज्यादा कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं सामने है, नहीं दिख रहा है, तो ऐसे फर्म दोस्तों, ऐसे फर्म क्या करता है, इनका पे आउट रेशियो हाई होता है, क्योंकि इनका मानना फिर यही होता है कि अगर आपके सामने कोई नया इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है तो बेहतर यह है कि जितने आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है, शेयर होल्डर्स है, तो उनको आप खुश रखने के लिए सही फेयर रेट से डिविडेंड उनको पे करो, हाई रेट से डिविडेंड पे करो। तो मैच्योर्ड फर्म का अगर पूछा जाए आपसे क्वेश्चन, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मैच्योर्ड फर्म का पे आउट रेशियो क्या होगा, तो हाई होगा। और उसी तरीके से ग्रोथ फर्म का डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होगा, तो ग्रोथ फर्म के सामने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होते हैं, इसीलिए ये लोग डिविडेंड में का पेमेंट कम करेंगे। तो डिविडेंड अगर पे कम किया तो पे आउट रेशियो कम, डिविडेंड अगर पे ज्यादा कर रहे तो पे आउट रेशियो ज्यादा। एकदम सिंपल और सीधे शब्दों में नोट डाउन आप लोग करते रहिएगा, ठीक है ना। वीडियो पॉज करके हम बार बार नहीं बोलेंगे, आप लोग वीडियो पॉज करते हुए अपने की पॉइंट्स को, या आप लोगों के भी मन में अगर वीडियो देखते देखते कोई और नया वर्ड याद आ रहा है कि नहीं सर ये मुझे याद है, तो उसको भी आप लोग साथ साथ अपने नोट्स में जोड़ते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और नई बातों को जानते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है डिविडेंड के बारे में, जो अभी अभी बोल ही रहे थे।
डिविडेंड अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं पूरी तरीके से तो ओके है, तो यहाँ पे पे आउट रेशियो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और डिविडेंड अगर आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे तो इसको प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी कभी पूछा आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। प्लॉगिंग बैक मतलब क्या होता है, प्लॉगिंग बैक कि हम अपने प्रॉफिट को वापस से क्या कर रहे हैं, हम अपने प्रॉफिट को वापस से अपने ही फर्म में रिटेन कर ले रहे हैं, जिसको हम लोग रिटेन अर्निंग के नाम से भी बैलेंस शीट में जानते हैं ना। रिजर्व सरप्लस में एक रिटेन अर्निंग वर्ड होता है, ठीक है ना, एक रिटेन अर्निंग का भी एक एलिमेंट होता है। तो रिजर्व सरप्लस पहले शेयर कैपिटल होता है, फिर उसके बाद रिजर्व सरप्लस होता है। तो रिजर्व सरप्लस में हम लोग रिटेन अर्निंग को जानते हैं। तो रिटेन अर्निंग कहां से आया, प्रॉफिट का पार्ट है, वो प्रॉफिट का पार्ट है जो हम कमा के बिजनेस में ही वापस से उसको रख दिए, तो दैट इज कॉल्ड द प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो होप सो आप सभी को समझ में आया है। अच्छा, डिविडेंड, कभी कभी ना ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि डिविडेंड जो हम लोग पे करते हैं वो आफ्टर टैक्स पे करते हैं प्रॉफिट का कि बिफोर टैक्स पे करते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों कि डिविडेंड जो है पार्ट ऑफ प्रॉफिट तो है, लेकिन विच इज लेफ्ट आफ्टर टैक्स, जो कि टैक्स देने के बाद रह गया, जिसको हम लोग रेसिडुअल कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं दोस्तों, जिसको रेसिडुअल कहते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पे वापस से मैंने एक बार और यहां पे आप लोगों को समझाने का थोड़ा और कोशिश किया है, और कुछ अपने पॉइंट्स को रखते हुए कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जहां पे कि मैनेजमेंट इसीलिए करते भाई, प्लानिंग कंट्रोलिंग क्यों करेंगे। मैंने आप लोगों को क्या बताया, मैंने आप लोगों को बिजनेस का मीनिंग बताया, फाइनेंस का मीनिंग बताया, फिर हम लोगों ने कंबाइनली बिजनेस फाइनेंस होता क्या है उसको जाना, फिर हम लोगों ने ये भी जाना कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम लोगों ने क्या जाना, पढ़ते भी जाएंगे, थोड़ा थोड़ा रिकैप भी करते जाएंगे। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोगों ने क्या जाना कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द फर्म्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज। वाई it is due to maximization of the share value, मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर वैल्यू। तो शेयर वैल्यू को मैक्सिमाइज करने के लिए हम लोग ये काम करते हैं, और मैक्सिमाइज कैसे करना है, फिर उसके अंतर्गत हम लोग 3 डिसीजन लेते हैं, और इन तीनों डिसीजंस को हम लोगों ने यहीं पे पढ़ा है। फाइनेंशियल डिसीजन ऐसा लो कि जो कि रिटर्न सही दे, और डिविडेंड डिसीजन दोस्तों क्या होता है, मतलब यहाँ पे रिस्क की बात की जाती है। तो इसी रिस्क और रिटर्न में ट्रेड ऑफ हम लोग को क्या करना है दोस्तों, रिस्क रिटर्न में हम लोग को एक ट्रेड ऑफ बनाने, ट्रेड ऑफ मतलब एक बैलेंस बना के चलना है कि जो भी पैसा लगाया और जो भी उससे रिटर्न आ रहा है, दोनों के बीच में ट्रेड ऑफ हो। ट्रेड ऑफ मतलब दोनों के बीच में बैलेंस बना के हमको चलना होगा, ऑप्टिमम वे में चलना होगा हम लोग को। ठीक है ना, तो ट्रेड ऑफ हम लोग करते हैं। ट्रेड ऑफ कैसे करना है, कैसे हम ऑप्टिमाइज वे में चले, तो इसके लिए क्या किसकी जरूरत पड़ेगी, तो सर इसके लिए जरूरत पड़ेगी प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग को। तो वही तो काम कर रहे हैं हम लोग, कहां, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। देखिए यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स को बताया गया है आप सभी के सामने कि वेयर टू सेट मनी, पैसे लगाना कहाँ है, फाइनेंशियल। वेयर टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और कितना बांटना है प्रॉफिट को, दैट इज कॉल्ड द डिविडेंड डिसीजन। तो ऐसे मतलब ये जो की पॉइंट्स मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए ना, बस ये आप लोगों के लिए है कि नोट्स में अगर नोट्स बना रहे हैं आप लोग तो वहां पे इस कीवर्ड्स को हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे आप लोगों को रिवीजन करने में, और साथ ही साथ अपने कंसेप्ट को लॉन्ग टर्म वे में अगर रिटेन करना है अपने मेमोरी में, तो उसके लिए बहुत अच्छा सा ये पॉइंट्स मैंने इसलिए हाईलाइट किया। छोटे छोटे की पॉइंट्स ऐसे आप लोगों को नोट्स में मिलते रहेंगे। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पढ़ लिया हम लोगों ने। टर्म फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द फ्लो ऑफ फंड इन एनी फर्म। इट इज कंसर्न विद द फ्लो का मतलब फ्लो मींस बोथ आउटफ्लो एंड इनफ्लो, पैसे आएंगे कहां से और जाना कहां है, उसको लगाना कहां है उस पैसे को। इट इज ए कंसर्न विद द फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग एंड देयर बाय डील्स विद द राइजिंग ऑफ फंड एंड देयर बाय ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। समझ लिया सर जी अब तो कि क्या करते हैं इसमें। अच्छा, अब दोस्तों आगे हम लोग बात करेंगे एवोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, कि ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ये कहां से आया। एवोल्यूशन मतलब इट इज ए एवोल्यूशन नॉट एवेल्युएशन। ठीक है ना, तो थोड़ा सा कभी कदार हो जाता है थोड़ा सा मिसप्रिंट, तो आप लोग इसको सही कर लिया करिएगा साथ साथ।
इट इज़ ए एवोल्यूशन, ठीक है ना, इसको ये ओ है, एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि कहाँ से ये आया है वर्ड, और जब आया तो उस समय क्या था इसका मतलब, और धीरे धीरे जैसे जैसे सिनेरियो चेंज होता गया, बिजनेस का एनवायरनमेंट चेंज होता गया, या आज के समय में इसका किस वे में, किस परव्यू में फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हम लोग दोस्तों देखते हैं, मतलब हिंदी में अगर कह ले किस नज़रिया से हम लोग इसको समझते हैं, देखते हैं और जानते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं। तो किसी भी टर्म्स का जो भी एवोल्यूशन होता है तो उसका एक ट्रेडिशनल फेज तो होता ही है, हम लोग फिर मॉडर्न फेज जानते हैं कि नहीं, ठीक है, कि मैनेजमेंट का ट्रेडिशनल वे में क्या था, मॉडर्न वे में क्या था, उसी ऐसे बहुत से चीज़ें हैं कि ट्रेडिशनल में क्या है, मॉडर्न में क्या है, मनी का डेफिनेशन ट्रेडिशनल में क्या था, मॉडर्न डेफिनेशन उसका क्या है। तो ऐसे जैसे ट्रेडिशनल में हम लोग बार्टर सिस्टम वगैरह इन सब वे में इसको जानते थे, समझते थे। आज के समय में मनी का डेफिनेशन फिर बीच में कुछ चेंज हुआ, आज के समय में मनी को हम लोग कुछ और वे में भी जानते हैं, है कि नहीं। तो दैट इज, तो इसीलिए हम लोग अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहाँ से आया, कितने फेज से होके गुजर चुका है अब तक, और अभी कहाँ पे है, और अभी जिस भी फेज पे है उस फेज पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या है। तो आइए एक बार इस पे भी नजर डालते हैं हम लोग। तो द ट्रेडिशनल फेज, during this phase financial management was considered necessary only during the occasional events such as the takeover, merger, expansion, liquidation etc. तो यानी कि क्या हुआ, थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा, पूरा नहीं आया होगा, तो पूरा हम आपको बताते हैं क्या है। देखिए दोस्तों, ट्रेडिशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब होता था कि पहले के समय में, ठीक है ना, पहले के समय में क्या था कि हम लोग जो फाइनेंस है उसको मतलब रोज का एक्टिविटी नहीं मानते थे। जब जरूरत पड़ा भैया तब सोच लो पैसा कहाँ से लाना है और पैसा किस लिए हमको चाहिए, ठीक है ना। तो यही हम लोग का सोचना था। पहले के समय में क्या सोचना था कि वो कंटिन्यूअस एक्टिविटी नहीं रहता था। आज के समय में क्या है कि कंटिन्यूअस आपको हर रोज सोचना है फाइनेंस के बारे में, लेकिन ट्रेडिशनल में ऐसा नहीं था। ट्रेडिशनल में हम लोग कुछ सोचते ही नहीं थे। उस समय कोई भी फाइनेंशियल मैनेजर वगैरह ऐसा, ना ही एमबीए फाइनेंस वगैरह कुछ ऐसा होता था। उस समय क्या था, कोई भी अगर जनरल मैनेजर भी बैठा है ऑर्गेनाइजेशन में तो भैया उसको देखा कि पैसे की ज़रूरत है, हाँ ये प्रॉब्लम है, पैसे की ज़रूरत है, ठीक है जल्दी से कहीं से भी कलेक्शन कर लो, ये चीज़ रहता था वहाँ पे। तो यानी कि ट्रेडिशनल वे में जब भी पैसे की ज़रूरत पड़ती थी, ओकेशनली, नॉट कंटिन्यूअसली, इट इज़ नॉट ए कंटिन्यूअस फंक्शन एट दैट टाइम। ओकेशनल मतलब जब ज़रूरत पड़ा, ठीक है ना, जब ज़रूरत पड़ा तब उसको क्या कर ले, उसको हम लोग वहाँ पे फंड को रेस कर ले। तो ओकेशनली काम अब तो नहीं चलने वाला। तो अगर आप लोग भी ओकेशनली पढ़ाई करते हैं तो उसको भी अब आप लोग उसको मॉडर्न अप्रोच में पढ़ाई करिए कि स्टडी इज ऑल्सो इज योर कंटिन्यूअस एक्टिविटी, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग को पढ़ाई करनी चाहिए। तो चलिए अच्छा आगे देखते हैं। तो समझ में आ गया कि ट्रेडिशनल का फेस मतलब कि जहाँ पे हम लोग मैनेजमेंट को, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को देखते थे ओकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। ओकेशनल मतलब जब जरूरत पड़ा भैया जल्दी से पैसे लेके आ जाओ, कोई प्लानिंग नहीं, ना ही कोई प्लानिंग ना ही कोई कंट्रोलिंग, ठीक है ना। अभी जो हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा कि प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग करना, उस समय पे कोई भी प्लानिंग कंट्रोलिंग नहीं होती थी। पैसे का जरूरत पड़ा, वो कहा जाता है ना कि मतलब जैसे ही आप मुसीबत में हो, ठीक है ना, तो उस समय जो मिल जाए हम उसी को मतलब क्या बना लेते हैं, उसी रिसोर्सेज से हम उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करना चाहते हैं। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग वहाँ पे कोई भी ऐसा कोई सीन नहीं बनता है। तो उस समय तो ऐसा ही था कि कोई सिस्टमेटिक ढंग से काम नहीं करते थे, ना ही कोई प्लानिंग और ना ही उसकी कोई कंट्रोलिंग होती थी। भैया जब प्लानिंग ही नहीं है तो कंट्रोलिंग किसकी होगी। नेक्स्ट दोस्तों आया एक अपना ट्रांजिशनल फेस, यानी कि अपना जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो 3 फेज से होके निकला, ट्रेडिशनल, ट्रांजिशनल, मॉडर्न। ट्रेडिशनल, ओकेशनली, ठीक है ना। कीवर्ड्स को हाईलाइट करते रहिए अपने नोट्स में। ओकेशनल, ओकेशनली जहां पे हम लोग फंड को रेस करते थे। ट्रांजिशनल फेज, यहां पे क्या हुआ सर जी, डे टू डे प्रॉब्लम दैट फाइनेंशियल मैनेजर फेस वेयर गिवन। अच्छा, वहां पे ओकेशनली होता था, यहाँ पे हर रोज को भी ध्यान रखा गया। अभी भी आपने ये नहीं बात किया कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग करते हुए फाइनेंस को क्या करो, रेस करो, फंड को यूटिलाइज करो। अभी भी आपने ये बात नहीं किया, आपने वहां लॉन्ग टर्म के को ध्यान में रखा, ठीक है ना। अच्छा, ये सब भी कभी कदार हो जाता है, स्लाइड करते करते लगेगा कि यहाँ पे पेन खुला हुआ है तो इसीलिए स्लाइड नहीं हुआ। चलिए
तो कभी कदार होता रहता है, टेक्नोलॉजी का पार्ट है और क्या। तो ट्रेडिशनल फेज देखिए क्या है दोस्तों, ओकेशनल वे में पैसे को रेस करना है, ठीक है ना, मतलब एक लॉन्ग टर्म की बात कर रहा है। टेक ओवर मतलब होता है कि जब आप किसी दूसरे बिजनेस को, किसी दूसरे रनिंग बिजनेस को आप टेक ओवर कर ले रहे हो, ठीक है ना, मतलब खरीद ले रहे हो। मर्जर, एक दूसरे के साथ मर्ज हो जा रहे हो, जैसे आप सभी जानते हैं कितने सारे बैंक्स, नेशनलाइज्ड बैंक्स मर्ज हो गए। मर्ज होना मतलब साथ मिल जाना, ठीक है ना। ए कंपनी लिमिटेड और बी कंपनी लिमिटेड अलग अलग काम कर रही थी, दोनों मिलके ए बी कंपनी लिमिटेड हो गई। तो दैट इज द सिनेरियो ऑफ द मर्जर। एक्सपेंशन, बिजनेस को एक्सपेंड करना, बड़ा करना। लिक्विडेशन, कंपनी को वाइंड अप करना, फर्म को वाइंड अप करना, ऑर्गेनाइजेशन को वाइंड अप करना, मतलब बंद करना। तो जब भी हम लोग ये काम करते थे, मतलब एक लॉन्ग टर्म सिनेरियो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा रहा है। क्या इन सब में कहीं पे आप लोगों को दिख रहा है कि डे टू डे एक्टिविटी की बात की जा रही है? टेक ओवर, मर्जर क्या डे टू डे करेंगे? ऐसा तो नहीं है, कभी कदार करेंगे, लॉन्ग टर्म बेसिस पे करेंगे और लॉन्ग टर्म एक्टिविटी होते हैं ये। तो ट्रांजिशनल फेज में प्रॉब्लम देखा क्या कि भाई लॉन्ग टर्म को नहीं, मुझे डे टू डे भी जो जरूरत पड़ेगी उसके लिए भी तो पैसे चाहिए। तो ट्रांजिशनल में यही बताया गया है, ठीक है, कि जो डे टू डे प्रॉब्लम होगा उसको भी हम लोग मैनेज करेंगे। तो ये बताया गया है ट्रांजिशनल फेज में। बार बार हम बोल रहे हैं आप लोगों से कि अभी तक प्लानिंग और कंट्रोलिंग सिस्टमेटिक वे से बात नहीं की जा रही है। यहाँ पे पहले लॉन्ग टर्म की जरूरत पड़ी, देख लिया, फिर कह रहा है नहीं डे टू डे भी तो जरूरत पड़ता है, उसके लिए भी पैसे कहीं से भी मिले बस उसको भी ले लेना। अब दोस्तों आ गए हम लोग मॉडर्न अप्रोच में, मॉडर्न फेज में। यहां पे क्या बताया गया है? द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैज ग्रेटली इंक्रीज नाउ। सही बात है, आज के समय में सोचिए इसको कि फाइनेंस को आप लोग किस वे में समझते हैं, ठीक है ना। कैसे आपके आसपास भी बहुत सारे ऐसे फाइनेंस के बारे में बात हो रही है, ऐसे बहुत से चीज़ें हम लोग देख रहे हैं कि चेंजेस आए जा रहे। अभी जैसे देखिए, अभी करंट में अगर बात करें तो आप लोग भी जानते हैं कि सेबी ने एक ऐप लॉन्च किया है, सारथी ऐप, ठीक है ना। उसमें क्या है कि अगर किसी भी इन्वेस्टर को पैसे लगाने हैं, ठीक है ना, स्टॉक मार्केट में, तो वो उसकी कंप्लीट स्टडी कर सकता है उस ऐप को डाउनलोड करके, ताकि एक सही डिसीजन हम लोग ले सके कहीं पे भी फंड को इन्वेस्ट करने से पहले, अपने पैसे को, अपने सरप्लस फंड को इन्वेस्ट करने से पहले आप सही तरीके से डिसीजन ले सके। आपके पास सारे मतलब जो भी मार्केट्स में हो रहे हैं, ठीक है ना, जो भी सिक्योरिटीज, किस सिक्योरिटी का क्या प्राइस है, क्या चल रहा है, ठीक है ना, एवरीथिंग, सारे के सारे इंफॉर्मेशन हम लोग उस सारथी ऐप से पा सकते। तो इसीलिए उसको सेबी ने लॉन्च किया था। तो हम लोग तो देखिए किस तरीके से टेक्नोलॉजीज में चेंजेस आ रहे हैं। पहले के समय में अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने भी पड़ेंगे तो पता चला कि आप मतलब कि कहीं ना कहीं से कलेक्शन करो, तो पता चला कि किसी ब्रोकर को पकड़ो तो उससे पूछो कि भाई ये बताओ कि अभी कौन से सिक्योरिटीज को, कौन से कंपनी के शेयर को खरीदा जाए, है ना। लेकिन धीरे धीरे देखिए सिनेरियो बदल गया कितना, कि आप घर बैठे, मोबाइल है सबके पास, उसमें ऐप डाउनलोड करो, सारथी ऐप डाउनलोड करो, तुरंत आपको पता चल जाएगा। चलिए, तो मॉडर्न फेज में क्या बताया गया? द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैज ग्रेटली इंक्रीज नाउ। जैसे कि अभी आपको एक एग्जांपल भी दिया। ड्यूरिंग दिस फेज मेनी थ्योरीज हैव बीन डेवलप्ड रिगार्डिंग द एफिशिएंट की बात जब भी हो जाएगी दोस्तों, एफिशिएंट की बात जब भी हो जाएगी, ध्यान से क्यों हम वर्ड्स को हाईलाइट करते हैं, एफिशिएंट की बात जब भी हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे प्रॉपर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग की बात की जा रही है। प्रॉपर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग की बात की जा रही है, ठीक है। तो डेवलप रिगार्डिंग द एफिशिएंट मार्केट कैपिटल बजटिंग वैल्यूएशन मेथड, इन सबको दोस्तों हम लोग जानते हैं, ठीक है ना, कि डिफरेंट थ्योरीज डेवलप हुए ताकि डिफरेंट थ्योरीज के मदद से हम लोग चीज़ों की स्टडी कर सके, फिर उसमें प्लानिंग हो, फिर उसमें प्लानिंग करने के बाद जो फंड लगाया है उस फंड की सही से कंट्रोलिंग की जा सके, ठीक है ना। तो इसके लिए डिफरेंट थ्योरीज आए। कैपिटल बजटिंग के बारे में हम लोगों ने जाना, और बहुत से ऐसे शेयर वैल्यूएशन मॉडल्स वगैरह भी मतलब कि धीरे धीरे आते गए। अब तो देखिए दोस्तों क्या है कि ऐसे बहुत से मॉडल्स है शेयर वैल्यूएशन के, जिससे कि आप किसी कंपनी का शेयर कल के डेट में फ्यूचर के डेट में उसकी वैल्यू कितनी होगी, एक ऑन एन एक्सपेक्टेड आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। आप लोग वैल्यू उसका कैलकुलेट कर सकते हैं, ये चीज़ हो गया।
तो चलिए हम लोगों ने जान लिया, एक बार रिकैप कर लिया जाए कि क्या क्या पढ़ा। हाँ सर जी बिल्कुल। ट्रेडिशनल फेस में क्या करते हैं, मेरे साथ साथ आप लोग भी बोलिएगा, ट्रेडिशनल फेस में क्या करते हैं। तो ट्रेडिशनल फेस में सर जी हम लोग ओकेशनल प्लानिंग करते हैं फंड का, मतलब एक लॉन्ग टर्म बेस पे देखा जाता है। वहां पे हम लोगों ने एक्टिविटीज को देखा कि जब फंड लॉन्ग टर्म में अगर कोई बात आई, लॉन्ग टर्म में अगर कोई नीड आया, तो वहां पे हम लोग पैसे को कैसे रेस करें उसकी बात की जाती है। फिर बात आई ट्रांजिशनल फेस में ये बताया गया कि आप लॉन्ग टर्म के साथ साथ डे टू डे एक्टिविटीज में भी हम लोग फंड को कहां से रेस करेंगे, कहां से लाएंगे और कहां पे पैसे को लगाना है, किस जगह पे पैसे को लगाना है, इसके बारे में बात किया। तो इन्होंने दो ट्रेडिशनल और ट्रांजिशनल में ये बात किया गया। बात करती है आप मॉडर्न फेस ने कहा कि सिर्फ पैसे लगाने से नहीं मतलब है भैया, पैसे लगाने से नहीं मतलब है कि आपको मुसीबत आई, डे टू डे आई, या आपको ओकेशनल आई, मतलब लॉन्ग टर्म बेस पे कोई प्रॉब्लम आई, कोई नीड आई, आप तुरंत पैसे को क्या कर ले रहे हो, रेस कर ले रहे हो। चाहे वो जहां से भी मिल रहा है, जैसे भी मिल रहा है, जिस भी टर्म्स कंडीशन से मिल रहा है, उस पैसे को रेस करने के बाद पता चला आपके फर्म का जो एग्जिस्टेंस है वो इन डेंजर में आ रहा है कि नहीं, आप इसके बारे में सोच ही नहीं रहे हो। तो ये कैसा फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट हुआ। तो मॉडर्न फेज में यही बताया गया है कि फंड को मुझे रेस तो करना है, बट इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग हो सके ताकि उसका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन किया जा सके। तो सर जी जो इसका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करेंगे ये कौन बताएगा, तो ये कौन बताएगा, तो इसके लिए बहुत से इसके वैल्यूएशन मॉडल्स, बहुत से थ्योरी जैसे वॉल्टर मॉडल वगैरह हम लोग पढ़ेंगे, वॉल्टर मॉडल, गॉर्डन मॉडल, ये सब बहुत से हम लोग ऐसे थ्योरीज को पढ़ेंगे। फिर वर्किंग कैपिटल में बहुत से ऐसे मॉडल्स को, थ्योरीज को हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे मॉडल्स इसी टाइम पे डेवलप किए गए हैं ताकि बस सभी का एक ही उद्देश्य था, ताकि हम लोग एफिशिएंट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सके अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज का। ठीक है, और एक फर्म ग्रो तभी करता है दोस्तों जहां पे उसका फाइनेंशियल रिसोर्सेज सही जगह से आके, ठीक है ना, सही सोर्सेज से आए और सही जगह वो डिप्लॉय हो, एलोकेट हो। देखिए यही हम बता रहे थे कैपिटल बजटिंग वगैरह। तो अब आप लोग देखिए कि आप लोगों को इन्हीं तीनों डिसीजन को लेके अपना पूरा सिलेबस है दोस्तों, इन्हीं तीनों डिसीजंस के अंदर ही अब हम लोग पढ़ेंगे और पूरा का पूरा अपने एमकॉम एंट्रेंस के रिगार्डिंग जो भी हमारा बिजनेस फाइनेंस है इसको हम लोग इसी 3 डिसीजंस में पढ़ेंगे, यही अपना पूरा सिलेबस है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात करें तो दोस्तों अभी मैं बताया या आप लोगों की कैपिटल बजटिंग डिसीजन पढ़ेंगे हम लोग। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को भी पढ़ेंगे, जहां पे कि डे टू डे हम लोग फंड एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए फंड कहां से लाना है, उसको कैसे एफिशिएंटली डिप्लॉय करना है, यूटिलाइज करना है, इसको पढ़ेंगे। अब दोस्तों फाइनेंसिंग डिसीजन में, सर जी फाइनेंसिंग डिसीजन में क्या पढ़ना है हम लोगों को, तो यहाँ पे हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल को पढ़ेंगे और जानेंगे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल सीखेंगे हम लोग इसमें, जैसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल भी जो हम लोग रेस करते हैं उसका भी कुछ कॉस्ट होता है दोस्तों। ठीक है ना, तो वो इक्विटी कैपिटल हो गया। और उसके बाद कैपिटल स्ट्रक्चर, कि कैपिटल स्ट्रक्चर कहां से हम लोग कैपिटल लाएंगे, लॉन्ग टर्म कि शॉर्ट टर्म से, या बोरोड हो गया कि ओन्ड फंड हो गया। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों ये आप लोग देख रहे हैं लिवरेज मतलब क्या होता है, थोड़ा सा हम बता दें। लिवरेज मतलब होता है कि आपके ओनर्स फंड में कितने बोरोड फंड है, कितने प्रोपोर्शनेट अमाउंट में बोरोड फंड है। ठीक है, तो लिवरेज को हम लोग बाद में पढ़ेंगे, एक होता है फाइनेंशियल लिवरेज वगैरह होता है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि अभी पढ़ना क्या है वो आप लोग देखिए। नेक्स्ट डिविडेंड डिसीजन की अगर हम लोग बात करें तो डिविडेंड डिसीजन में हम लोग डिविडेंड पॉलिसीज को जानेंगे कि डिविडेंड कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, एंड एट लास्ट हम लोग यहाँ पे रिटेन्ड अर्निंग को पढ़ेंगे। तो यही टॉपिक्स हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन में कौन कौन सा डिसीजन लेते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन में क्या लेते हैं डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन में हम लोगों को कैसे डिसीजंस लेने हैं। और एट लास्ट चलिए दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देख ले और इसके लिमिटेशंस को भी हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए इतना सब कुछ हम लोगों ने पढ़ा, अब इसके कुछ फीचर्स को जान ले कि क्या है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके फीचर्स को जान ले थोड़ा सा हम लोग। तो
तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा आज फाइनेंस पढ़ने के बाद, ठीक है ना। तो देखिए, हैविंग स्टडी द डेफिनेशंस, कुछ डेफिनेशंस हम लोगों ने पढ़े, कुछ और चीज़ों को भी हम लोगों ने पढ़ा, तो अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को जानते हैं। देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज मोर एनालिटिकल देन डिस्क्रिप्टिव। दोस्तों ये डिस्क्रिप्टिव नहीं है, एनालिटिकल है, एनालाइज करेगा, और एनालाइज करेगा कहाँ पैसे लगाना है, कहाँ से पैसे को रेस करना है, रेस करेंगे तो क्या उसमें फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक है ना। तो उन सारे चीज़ों की ये स्टडी करता है, डिस्क्रिप्टिव नहीं है। ये खाली ये नहीं बताएगा कि हाँ पैसे यहाँ से रेस कर लो, वहाँ से रेस कर लो। पैसे रेस करने के साथ साथ ये उसका इम्पैक्ट भी हम लोग को बताएगा, इसीलिए कहा गया कि ये एनालिटिकल होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंटिन्यूअस, जैसे अभी मैंने आपको बता दिया, कंटिन्यूअस डायनेमिक प्रोसेस है, हर रोज का काम है, और डायनेमिक नेचर में इट इज चेंज अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द इन्वायरमेंट। जैसा जरूरत, जैसे इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है बिजनेस का, वैसे वैसे हमारे फाइनेंस के मीनिंग में, फाइनेंस को देखने में, इसके स्कोप में चेंजेस हमेशा से आते जा रहे हैं, ठीक है ना। इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। नेक्स्ट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज एन इंटीग्रल एंड सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ जनरल मैनेजमेंट। भाई जान लिया, बिना फाइनेंस के आज के डेट में कुछ भी सोचा नहीं जा सकता, एक भी कदम हम लोग नहीं चल सकते। इसीलिए इसको लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस भी कहा जाता है ना, फाइनेंस को कहा जाता है क्या, लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। Next, it try to strike coordination between financial principle and behavior। सही बात है, जो भी प्रिंसिपल्स हैं, बिहेवियर है फाइनेंस के, उसके बीच में कोऑर्डिनेशन ट्राई करता है, ताकि सही तरीके से फंड को हम लोग क्या करें, फंड को रेस करो, उसको सही जगह पे हम लोग एलोकेट करें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट डिफर फ्रॉम अकाउंटिंग। भाई अकाउंटिंग नहीं होता फाइनेंस का मतलब। अकाउंटिंग मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग कलेक्ट एंड प्रेजेंट द फाइनेंशियल डाटा एंड प्रोवाइड consistently develop and easily interpret the data on the past, present and future operation, while the financial management analyze and use the सेट डेटा। अकाउंटिंग में हम लोग बस डेटा आ गया, उसकी रिकॉर्डिंग करना, उसका जर्नल बनाना, लीजर बनाना, ट्रायल बैलेंस बनाना, बैलेंस शीट बनाना, जो भी पास्ट प्रेजेंट से रिलेटेड बातें उसको हम लोग वहाँ पे शो करते हैं। लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में उसी डाटा को यूटिलाइज करके अब आगे की प्लानिंग क्या होगी, आगे हम लोग को अगर रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी तो वो हम लोग कहाँ से रेस करेंगे, ठीक है ना। तो इसके बारे में एनालाइज किया जाता है, इसीलिए तो इसको एनालिटिकल जॉब कहा गया है। इट इज़ ऑफ ग्रेट हेल्प टू द पीपल होल्डिंग टू जॉब्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्लानिंग। हाँ सही बात है। इट कैन ऑल्सो बी टर्म्स एज साइंटिफिक। देखिए बता दिया मैंने, साइंटिफिक, ये एक साइंटिफिक स्टडी है, एक साइंस है, साथ ही साथ आर्ट है। साइंस क्या है, जितने थ्योरीज पढ़ेंगे, जितने भी हम लोग कैपिटल बजटिंग हो गया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में पढ़ा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो जितने भी उसके अंतर्गत आप लोग थ्योरीज को जानेंगे, बातों को जानेंगे। अब उस थ्योरी को जानना, दैट इज आवर साइंस। अब थ्योरी को जान के आप प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड द आर्ट। आइए दोस्तों, अब हम लोग ऑब्जेक्टिव को जान लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, रेगुलर एंड एडिक्वेट सप्लाई होना फंड का, इसके लिए हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं। एडिक्वेट रिटर्न मिले, डिपेंड अपॉन द अर्निंग कैपेसिटी। तो एडिक्वेट रिटर्न मिलते रहे जो भी इन्वेस्टर्स है, जो भी शेयर होल्डर्स है, इसके लिए भी हम लोग को फाइनेंशियल मैनेजमेंट करनी पड़ती है। और अपने रिसोर्सेज का, अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है मुझे, ठीक है ना। ये तो हम लोगों ने मीनिंग में ही देख लिया। एंड एंश्योर सेफ्टी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के साथ साथ सेफ्टी का भी हम लोग को ध्यान रखना है। प्लान साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर, एक साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर हो कि कितना बोरोड कैपिटल से फंड रेस करे और कितना हम लोग रेस करें ओन्ड कैपिटल से, ठीक है। एंड प्रोक्योरमेंट, एलोकेशन एंड कंट्रोल ऑफ द फाइनेंशियल रिसोर्सेज। सही बात है, उसको कहाँ से एलोकेट करें, कहाँ से प्रोक्योर करें, कहाँ एलोकेट करें, और उसकी कंट्रोलिंग की जरूरत होती है। एट लास्ट चलिए अब हम लोग, क्या इसकी कुछ कमियां भी अब है, अच्छाइयां तो इतनी सारी थी, तो अब इसकी क्या कुछ कमियां भी रह गई है। तो लिमिटेशन, देखिए दोस्तों कहा गया एक्सपेंसिव। ये माना जाता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर आपको प्रोफेशनल वे में करना हो तो एक आपको फाइनेंशियल मैनेजर की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ और चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ेगी, उसके साथ साथ कुछ और भी फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो कहा गया ये एक्सपेंसिव है, ठीक है ना। तो इसको बहुत छोटा सा, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है बहुत ही छोटा सा, तो वो इसको शायद अफोर्ड नहीं कर पाता है।
क्योंकि एक्सपेंसिव है। नीड ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टाइज, भाई अभी अभी मैंने बताया कि एक अच्छा फाइनेंशियल मैनेजर ही एक सही फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर सकता है, ठीक है ना, एफिशिएंट वे में। ग्रोइंग सब्जेक्ट, हर रोज इसका जो स्कोप है बढ़ता जा रहा है, मैंने उस ड्यूरिंग द लेक्चर आपको बताया, ठीक है ना। अनसर्टेनिटी अबाउट द फ्यूचर, सही बात है, हम कल के दिन क्या हो जाए वो नहीं पता, ठीक है ना। डायनामिक तो आपने बताया, लेकिन फ्यूचर के बारे में सही से प्रिडिक्ट करना, एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसीलिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फैक्टर तो अनसर्टेन रह ही जाता है। हैविंग डिफिकल्टी रिकॉग्नाइजिंग द डेविएशन, भाई जो भी मार्केट में डेविएशंस है उसको भी मतलब बहुत आसान से आप मतलब क्या नहीं कर सकते हो, एनालाइज नहीं कर सकते हो, उस डेविएशन को भी एनालाइज करना थोड़ा सा एक चैलेंजिंग टास्क है दोस्तों हमारा। एंड एट लास्ट इम्पैक्ट ऑफ नॉन मॉनेटरी फैक्टर इग्नोर्ड, भैया ऐसे बहुत से फैक्टर है जो कि फाइनेंशियल मतलब कि ऐसे मॉनेटरी फैक्टर्स तो ऐसे बहुत से, भैया अगर हम लोगों ने बोरोड फंड बहुत ज़्यादा रेस कर लिया तो उससे होने वाले हमको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट वगैरह भी पे करना पड़ेगा, लेकिन इसी के साथ साथ दोस्तों ऐसे और भी बहुत से फैक्टर्स है जो कि नॉन मॉनेटरी नेचर के होते हैं और वो भी कहीं ना कहीं हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजंस को इम्पैक्ट करता है, लेकिन ऐसे नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट्स के बारे में बात नहीं किया गया है। अभी जब हम लोग आगे थ्योरीज को पढ़ेंगे जानेंगे, वो तो बिल्कुल दोस्तों जानना ज़रूरी है और जानेंगे तो ही हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर पाएंगे, लेकिन ऐसे किसी भी आप लोग मॉडल्स में थ्योरीज में ये नहीं देखेंगे कि वहाँ पे कोई नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट के बारे में बात किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये तो थोड़ा था आज का इंट्रोडक्शन पार्ट, थोड़ा सा हम लोग आज रूबरू हुए, इंट्रोडक्शन आप लोग इंट्रोड्यूस किए कि अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है, पढ़ना कैसे है, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है, तो अगर वीडियो आप लोगों को वाकई में अच्छा लगा है तो इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप पे, अपने टेलीग्राम पे, जिस भी आप लोग सोशल मीडिया पे है, ठीक है। और लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट कोई पॉइंट होगा, चाहे आपका CUET से रिलेटेड हो या आपके कोई और मतलब कि BCom MCom एंट्रेंस से रिलेटेड कोई और बात हो, ठीक है ना। और साथ ही साथ ऐसे अच्छे और इजी वे में आप लोग जो नोट्स, इजी लैंग्वेज में नोट्स पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे भी हम लोग डे टू डे अपडेट करते रहते हैं। फ्री में MCQs, फ्री में नोट्स वहाँ पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलेंगे अगले लेक्चर में कुछ और अपने नए टॉपिक के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।